तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की खांस रही थी और वो कहता है, आखिर किस तरह की बीमारी के कारण मुझे इस तरह लगातार खांसी हो सकती है। आयरलैंड परिवार की सबसे बड़ी बीमार बेटी बेलिन ऑरलैंड, उसके अनफॉर्चून लाइफ उसके माता पिता के द्वारा तय की गई शादी से शुरुआत होती है। विस्काउंट सोबिन की डॉटर के रूप में उसकी माँ बहुत गरीब परिवार से थी और मामले को और भी बदतर बनाने के लिए वो जुए के आदे थी। पैसे के लालच में अंधा होकर उन्होंने अपनी बेटी को बेच दिया और बदले में उसे काउंट आर्लॉन्ड को एक लड़का उत्तराधिकारी प्रदान करना था। और एक सीन में हम देखते हैं एक औरत एक बच्चे को उठा के दिखाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, ये एक लड़की है। और वो आदमी कहता है, क्या क्या उसे कोई अंदाज़ा है कि मैंने इसमें कितना पैसा खर्च किया है? और वो मूर्ख एक बेटा भी नहीं दे सकता। और वो औरत कहता है, माय लॉर्ड, और भी इम्पोर्टेंट बात, उसकी तासी सांस नहीं ले रहा है। और बस ऐसे ही मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया और उस दिन से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे काउंट और लॉन की गिनती कर सकूं। और मेरे साथ मेरे ही घर में गुलामों जैसा व्यवहार किया गया। हालांकि मेरी ट्रेजेडी वास्तव में अब तक शुरू नहीं हुई है। जब कुछ घंटे पहले खांसी के साथ खून आने और बेहोश होने के बाद मैं उठा और अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी यादें ताज़ी कर ली। अपने पिछले जीवन में मैं एक यंग वुमेन हुआ करता था जो बेल कहानी पढ़ने की शौकीन थी। बिना किसी असफलता के जिस दिन मेरा पेलिन के शरीर में पुनर्जन्म हुआ, उस दिन मैं एक और बीएल नोवेल पढ़ रहा था। और वो कहता है, क्या मैं जो नोवेल पढ़ रहा था उसमें एक कैरेक्टर के रूप में रिकार्नेट हुआ हूँ? इसका मतलब है ये एक नोवेल के भीतर एक पुनर्निर्धारित जीवन है। और वो घबरा के कहता है, लेकिन पिछले 22 साल में मैंने जो भी दुर्भाग्य सहा है उसका क्या? और मेरे अंत तक पहुंचने का सारे स्थान एक डिप्रेसिंग बीएल नोवेल क्यों? और वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारे बीएल फिक्शंस पढ़े हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा है। टू पिक ए सिंगल ब्लॉसम, ये बहुत डिप्रेसिंग बीएल नोवेल है। जोलार्ड लिस्टेंड ओवर ऑब्सेसिंग मेलिड और नीलास चेस्टर उसका पीछा, और जोलार्ड नीलान के पीछे चला जाता है। और कई बार वो नीलान को लेकर एग्रेसिव और पॉजिटिव हो जाता है, जबकि नीलान जोलार्ड से दूर जाना चाहता था। और समय के साथ नीलान ने भी अपना फेथ को एक्सेप्ट कर लिया और पूरी स्टोरी उनके जोशीले इतिहास से भरी हुई है। मैं स्पेशली उन सब सीन्स को एंजॉय करता था जब वो सब करते थे। यही कारण है कि नीलन ऑब्सेसिव जोलर से दूर भागने की इतनी कोशिश करता है। नीलन पूरी साम्राज्य की सबसे खूबसूरत महिला से मिलता है, यानी कि मेरे हाफ सिस्टर एटलीना। और उन दोनों प्रेमियों को मिलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बेलिन। और वो कहता है, मेरा एक प्रिडिक्टेबल मौत होगा। स्टेप 1, बेलिन को उसके पिता द्वारा त्याग दिया जाता है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। स्टेप 2, इन सब से बढ़कर वो एक अनजाना बीमारी से बीमार पड़ जाता है। स्टेप 3, उसकी मदद करने के लिए कोई ना होने के और सही इलाज ना होने के वजह से उसका मौत हो जाता है। यही बेलिन का अंत है। और बेलिन के अंतिम संस्कार के दिन नीलन उधर से गुजर रहा था और बेलिन का प्यारा बहन उधर बैठी हुई थी। और नीलन उसे देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आपको यहाँ बीच में नहीं बैठना चाहिए। एटलीना उसे देखता है और उसका हाथ पकड़ के उठ जाता है। और बेलिन उन्हें देख रहा था और वो कहता है, इस तरह नीलन को पहली नज़र में एटलीना से प्यार हो जाता है और हमारी कहानी यहाँ से शुरू होता है। और वो कहता है, मेरी मौत कहानी को शुरू करने के लिए बस एक जरिया है। बेलिन को कभी कोई मेमोरी बनाने का मौका ही नहीं मिला। 22 साल तक उसने खुद को साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, इस बात को एहसास किए बिना कि वो सिर्फ एक नोवेल का कैरेक्टर है। और उसे कोई कहता है, क्या तुम ठीक से चल भी नहीं सकते? कितनी बार मुझे तुमसे कहना होगा कि एलिगेंटली और डिग्निटी के साथ चलो। मैंने तुमसे कहा था कि अपने आप को शालीनता से संभालो। और बेलिन गिर जाता है और वो आदमी कहता है, क्या मैंने तुम्हें आज सब परिवार के नाम याद करने के लिए नहीं कहा था?
तुम ऐसे दिमाग के साथ कैसे काम कर पाओगे? इसे एक साथ प्राप्त करो बेलिन, या ये हो सकता है कि मैं तुम्हें अस्वीकार करूं। और वो कहता है, यहाँ तक कि जब वो अपने थके हुए शरीर को अपने कमरे तक खींच के रोती थी, तब भी वो चुपचाप रोती थी ताकि कोई शोर ना हो। अंत में उसे कभी भी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया गया, और सही तौर पर वो बात सबसे बड़ी बेटी थी, ना उससे कम ना ज़्यादा। और बेलिन सोचते हुए कहता है, नोबेल में बेलिन की बीमार पड़ने के लगभग 1 साल बाद उसकी मौत हो गई, जिसका मतलब है मेरे पास लगभग 1 साल बचा है। मैं पहले से ही बीमार हूँ, इसलिए मेरी मौत टाली नहीं जा सकती, लेकिन मैं इस कमरे में अपने आप को पैथेटिक मौत नहीं मरने दे सकता। और वो सोचने लगता है, मुझे इस भयानक घर से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ अपना पैसा खुद कमा सकता हूँ, और अगर मैं ऐसा कर भी सका तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, और ये भी नहीं बताया जा सकता कि इंडिपेंडेंट होने के लिए पर्याप्त धन कमाने में कितना समय लगेगा। और वो एक कार्ड को उठा के कहता है, इस केस में सबसे पहली बात, मुझे इस घर से बाहर निकालना होगा। और वो सोचता है, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, केवल एक ही रास्ता है कि एक अनमैरिड डॉटर कानूनी तौर पर अपने घर से कैसे बच सकती है। और वो कहता है, एंगेजमेंट करनी होगी। एम्पायर लॉ के हिसाब से एक बार सगाई हुई तो परिवार को छोड़ा जा सकता है। जब तक मैं कुछ शर्तों के साथ सगाई की व्यवस्था कर सकता हूँ तो ये ठीक रहेगा। और वो कुछ लिखते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई मेरी शर्तों को पूरा करने को तैयार होगा। हालांकि कोई व्यक्ति जो अनमैरिड है और इन्फ्लुएंस फैमिली से है और बिना किसी अटैच के इस एंगेजमेंट के लिए तैयार होगा। और वो अपने किताब पर लिखी हुई कुछ नामों को काटता है और पेन को रखकर हंसता है और पत्थर की मूर्ति की तरह बन के कहता है, ये वो परिस्थिति नहीं है जिसके तहत मैं उससे मिलना चाहता था। और वो कहता है, बिना कोई उचित प्रेमी के नज़र में और एक एलिजिबेथ चाइल्ड के रूप में उसके पास विरासत का कोई अधिकार नहीं है। इस नोवेल का मेल लीड जोलार्ड लिसेंटेन पीरियो से लिसेंटेन ब्लू हेयर और ब्लू आई के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जुलार्ड को इनमें से कुछ भी विरासत में नहीं मिला। इसलिए उसके पास कोई शारीरिक लक्षणता नहीं था जो उसे जो लिसेंटेन परिवार से जोड़ता हो। और वो उसके बारे में सोच के कहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो मैंस में इंटरेस्ट रखता है। इसका मतलब है कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। जैसे ही मेरे पास पर्याप्त पैसे जमा हो जाएंगे, मैं जाने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। वो बिल्कुल उसी तरह का व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश है। आर्च ड्यूक के एलिजिबेथ बेटे के रूप में जुलार्ड को उचित शिष्टाचारों की क्लास नहीं मिली होगी। मैं उसे वो सब कुछ सिखा सकता हूँ जो उसे जानना चाहिए। और वो खुशी से ताली बजाते हुए कहता है, और बदले में वो मुझे पे करेगा। और वो लेटर को लिखते हुए सोचता है, कोई जानता था कि मैं कभी ऑब्सेसिव जोलार्ड को लेटर लिखूंगा। और वो कहता है, मैं मेल लीड के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन वैसे भी असली कहानी मेरी मौत के बाद से शुरू होगी। अभी के लिए मैं बस अपने बचे हुए दिन खुशी से जीना चाहता हूँ। मेरे मौत के बाद क्या होगा ये बाकी लोगों पर निर्भर है। और वो सोचता है, इसके अलावा जोलार्ड के पास मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। मैं उसकी सारी रात जानता हूँ। फिर अगले सीन में हम जोलार्ड के मैनर का सीन देखते हैं, जहाँ बटलर दरवाजे को नॉक करता है और वो अंदर आके कहता है, मास्टर जोलार्ड, आपको काउंट ऑरलॉन की सबसे बड़ी बेटी लेडी बेलिन ने एक मैसेज भेजा है। और जोलार्ड कहता है, काउंट ऑरलॉन की बेटी ने मेरे लिए एक मैसेज भेजा है। और वो लेटर को लेते हुए कहता है, चलो देखते हैं। और वो उस चिट्ठी को देखकर हंसता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। बटलर कहता है, मास्टर जोलार्ड, क्या बात है? जोलार्ड हंसते हुए कहता है, काउंट के डॉटर ने मुझे मिलने की रिक्वेस्ट की है। बटलर कहता है, क्या मैं उन्हें मना कर दूं? जोलार्ड कहता है, नहीं, उसे बताओ, वो आ सकती है। और जहाँ तक समय की बात है, कल की सुबह अच्छी लग रही है। और उस लेटर में लिखा हुआ था, मेरे पास कुछ है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैं आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहूँगा। मैं आपके उत्तर का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कमज़ोरी क्या है जोलार्ड। और जोलार्ड हंस
हंसते हुए कहता है, वो मेरी कमज़ोरी जानती है। हाँ, कितने दिलचस्प है। मैं सरप्राइज हूँ। वो किस कमज़ोरी की बात कर रही है? और बेलिन बोलता है, 3 बिलिस्टिन भाइयों में से जुलाड बिना किसी संदेह के सबसे फेमस था। जुलाड के बड़े भाई हमेशा ही उसके इंटेलिजेंस और लुक्स से जिलस थे। और हम एक सीन में देखते हैं जहाँ उसके भाई उसके बारे में उल्टा सीधा बात कर रहे थे और वो कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आज भी इनविटेशंस आए हैं, मैं इन सब को जला दूंगा। सब लोग सिर्फ उसके लुक्स के वजह से उसे पसंद करते हैं। वो कहता है वो फैमिली की वजह से पार्टियों में जाता है, लेकिन मुझे यकीन है इसके पीछे उसका कोई और मकसद है। और वो उन सब लेटर्स को फाड़ के आग में जला देते हैं। और जोला पीछे से खड़े होकर ये सब देख रहा था। और वो वहाँ आग के पास जाता है और उसे देखने लगता है। और वो सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे जो लेटर भेजे गए थे उन्होंने उसे जला दिया। और बेलिन कहता है, आज ड्यूक लिसेंटन के नाजायज बेटे के रूप में जन्म होने के बाद से जुलार्ड को अपने भाइयों के द्वारा दी गई बहुत तिरस्कार सहना पड़ा। इस वजह से उसे जीवित रहने का रास्ता ढूंढना पड़ा। और वो खुद को साबित करने के कोशिश में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बन गया। अपने सुंदर चेहरे और स्पष्ट बोलने की टैलेंट से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की उसके पास असाधारण प्रतिभा थी। इसलिए जिन नोवेल फैमिलीज ने उसने भाग लिया, वह जल्दी ही उन्होंने वे बिजनेस पार्टनर्स बन गए। यही कारण था कि सब बड़ी बड़ी फैमिलीज उसके प्रति सहानुभूति रखती थी। जुलट चेयर के नीचे एक लेटर को पड़ा हुआ देखता है और उसे उठा के देखते हुए सोचता है, ड्यूक एडलिवियन, ड्यूक का ही इनविटेशन बचा है। और वो मन में कहता है, इसमें केवल विवाहित या सगाई कर चुके नोवेल्स को ही उनकी पार्टियों में शामिल होने की अनुमति है। और वो सोचता है, एक फियोंसे, इतने कम समय में मुझे फियोंसे कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस पार्टी में शामिल हो पाता तो मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने में सफल हो जाऊंगा। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो एक ऐसे औरत के साथ पार्टी में जाएंगे जो उसका फियांसे होने का नाटक करेगा। और एक लड़की कहता है, क्या हम मिले हैं? और जोलट कहता है, ओ शायद कुछ साल पहले। और वो लड़की कहता है, ओ 2 साल पहले। जोलट सहम जाता है और वो पार्टी में मौजूद लोगों को समझाने लगता है और वहाँ मौजूद लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बातें करने लगते हैं। फिर वो काउंट से माफ़ी मांगने भी गया था, लेकिन उसे अंदर नहीं आने दिया गया। इसके तुरंत बाद जोलाइट का बिजनेस डूब गया था, क्योंकि उसके पार्टनर का उस पर भरोसा नहीं रहा। इसी कारण से वो एक जगह पर बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके सामने नीलोन आकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत ड्रंक हो, क्या तुम ठीक हो? और वो हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ, प्लीज़ इसे गलत तरीके से ना लेना। मेरा स्टोर बिल्कुल सड़क के सामने ही है। और उसे एक फ्रूट देते हुए कहता है, तुम्हें ये अजीब लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हें ये देना चाहता था। ये हैंगओवर के लिए अच्छा है, इसे लो। और जोलार्ड उससे वो ले लेता है। उस दिन और नीलोन से पहली बार मिला जिस दिन उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई थी। नोवेल के हिसाब से जोलार्ड का अतीत काफ़ी डिप्रेसिंग था, लेकिन मेरे पास उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। फिर हमें वानविक बात का सीन देखते हैं। बेलिन मैनर में आकर रोते हुए सोचता है, मैं उसके रिप्लाई आने का इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार वो आ गया। और वो स्माइल करते हुए सोचता है, ड्यूक एडलिवियन की पार्टी का धन्यवाद। जोलार्ड मेरे ऑफर को डिक्लाइन करने की पोजीशन में नहीं है। और वो घबराते हुए सोचता है, मैं अब पीछे नहीं हट सकता, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। और वो टी कप को रखते हुए सोचता है, और इससे भी अधिक ये मीटिंग अच्छी होनी चाहिए। और वो खांसने लगता है और वो सोचता है, मुझे पहले से ही और खांसी की दवा ले लेनी चाहिए थी। तभी बटलर कहता है, लेडी वेलेन, मास्टर जोलार्ड आ रहे हैं। और जोलार्ड वहाँ आने लगता है। जोलार्ड को देखकर बेलिन का दिल जोर से धड़कने लगता है और वो खड़ा होते हुए सोचता है, इससे बाहर निकलो। उसके लुक्स को देखकर उस पर फिदा होने का समय नहीं है। मुझे शांत होने की ज़रूरत है, जैसा नोवेल की बेलिन होती। और वो बू करते हुए कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं बेलिन अर्लॉन्ड हूँ, काउंट अर्लॉन्ड की बेटी। और जोलार्ड बैठते हुए कहता है, मैं इस बात पे चौंक गया कि आप मुझसे मिलने का रिक्वेस्ट किए।
बेलिन कहता है, मैं आपको सरप्राइज करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और वो मन में सोचता है, थैंकफुली उसे कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। फिर बेलिन कहता है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता था। जोला चाय पीते हुए सोचता है, ये लड़की क्या कह रही है। बेलिन कहता है, मैं तुम्हारी फियोंसे बनना चाहूँगी। और वो कहता है, मेरा मतलब है, मैं हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर जोलट सोचता है, क्या उसने नहीं कहा था कि वो मेरी कमज़ोरी जानती है, लेकिन बीच में ये एंगेजमेंट की बात कहाँ से आई। और वो कन्फ्यूज़ होकर कहता है, इसका मतलब क्या है, आज से पहले तो हम कभी भी नहीं मिले हैं। बेलिन हंसते हुए कहता है, हाँ। और वो सोचता है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, मैं नहीं जानता था कि वो इतना प्यारा होगा। जोलट कहता है, और आप कह रहे हैं कि आपने लेटर में जो लिखा है उसके कारण से मुझे आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बेलिन कहता है, दैट्स राइट। और वो हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि आप अभी भी बंद अलमारी में हैं, और एकमात्र मैं ही वो पर्सन हूँ जो आपका फियोंसे का भूमिका पूरी तरह से निभा सकता हूँ। और वो सोचता है, अलमारी, लेकिन कहाँ। और वो कहता है, क्या आपने वो रिडिकुलस रूमर सुनी है? बेलेन सोचता है, मैंने ऐसा ही होगा सोचा था। और वो सोचता है, जोलार्ड एक्सट्रीमली प्राउड वाले व्यक्ति हैं। उसने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया है कि वो खुद से कुछ कर रहा है, कभी भी नहीं। उसने नीलोन को रखा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन के नीचे, जबकि वो उसके साथ अपनी बात कर रहा था। किसी को उसके सीक्रेट डिज़ायर के बारे में पता नहीं चलेगा। बेलिन उसकी तरफ देखता है। वो चाय को कप में डाल रहा था। वो उसके हाथों को देखकर सोचता है, ये हाथ कैसे एक ऑब्सेसिव मैन की हो सकते हैं। ये तो कितने सॉफ्ट और पीटी है, लेकिन उसकी हाथ नीलोन के साथ हर तरह की चीज़ें की। तभी जोलार्ड कहता है, लेडी बेलिन, आपका क्या मतलब है बंद कमरे में? बेलिन कहता है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ अफवाह रही होगी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो स्माइल करते हुए कहता है, आपको अभी भी किसी से एंगेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप एक अनमैरिड व्यक्ति के रूप में ड्यूक एडलिवियन की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, अगर आप आपके फियोंसे को लाते हैं तो। और वो कहता है, क्या मैं सही हूँ? आप उसकी किसी पार्टी में शामिल होने के लिए काफ़ी समय से रास्ता खोज रहे हैं। जोलार्ड सोचता है, वो उस लेटर में क्या लिखा था वो कैसे जानती है, जो मैं इन दिनों ही पाया था। इसका मतलब है, मेरे पर्सनल सर्वेंट ही मुझे बिट्रे कर रहे हैं। उसका एक अलग सोर्स होना चाहिए। और बेलिन कहता है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं काउंट अर्लॉन की बेटी हूँ। मुझसे एंगेजमेंट करने से आपको न केवल ड्यूक एडेलिवियन की पार्टी में पहुँच मिलेगी, बल्कि इम्पीरियल बॉल के लिए भी। हमारी एग्रीमेंट के तौर पर मैं तुम्हारी फियोंसे होने का प्रिटेंड करूँगा, और आपको शिष्टाचार और कल्चर के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। और इसके बदले में आप मुझे रिजनेबल अमाउंट का मनी पे करना, और मुझे रिस्पेक्ट देना। और जब हमारी एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगी तो हम अपने अपने रास्ते पर जा सकते हैं। फिर जोलार्ड कहता है, आप जो कह रही है मैं वो सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन आप इस सौदे से वास्तव में क्या पाने की उम्मीद कर रहे हैं? स्थितियाँ बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं लग रही हैं। बेलिन सोचता है, ओ बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन दे रहा है जैसे कि मैंने सोचा था कि वो करेगा। अगर मैं उसे सच बताऊंगा तो वो केवल यही सोचेगा कि मैं एक पागल हूँ, लेकिन मैं पहले से ही आंसर के साथ तैयार हूँ। और वो कहता है, अभी मुझे पैसे और रहने के लिए एक सेफ प्लेस की ज़रूरत है। जोलट कंफ्यूज होते हुए कहता है, आपका मतलब आर्लॉन स्टेट से बाहर? और बेलिन कहता है, सच कहूँ तो मैं काफ़ी बीमार हूँ। ये एक सीरियस बीमारी है, लेकिन मैं अभी भी अपनी डेली लाइफ जीने में सक्षम हूँ। हालांकि अगर ये बात बाहर आई कि आर्लॉन फैमिली में कोई बीमार है, तो इससे केवल समस्या ही पैदा होंगी, खासतौर पर अगर वो और कोई नहीं बल्कि काउंट की बेटी हो। और जोला सोचता है, ये यंग लेडी बीमार है। और बेलिन कहता है, मैं अपने फादर और फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं रह सकूँ, और यही मुझे यहाँ आपके पास लाया है।
और वो सोचता है उसके लिए मुझ पर विश्वास करने के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। और ज्वेलर सोचता है उसकी अपने फैमिली के प्रति कर्तव्य की भावना और किसी से पीछे नहीं है। वेल, उसकी बीमारी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इसका मतलब ये है कि मैं ड्यूक एडलिवियन के पार्टी में शामिल हो सकता हूँ तो। और बेलिन सोचता है गुड जोलार्ड, लगता है कि वो इस बारे में सोच रहा है, सिर्फ हाँ कहो। और जोलार्ड सोचता है अगर मैं उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो मैं स्टूपिड होऊंगा। अगर मैं उसकी इंफॉर्मेशन के सोर्स को पता लगा सकूँ तो सारी चीज़ें मेरे फेवर में होंगी। और वो कहता है ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बेलिन मन में कहता है फाइनली। और जोलार्ड कहता है एक अच्छी तारीख कब होगी हमारी एंगेजमेंट पार्टी के लिए। बेलिन कहता है ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे कल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो बहुत सस्पिशियस लगेगा। तो अगर अगले हफ्ते कैसा रहेगा? जोलाट कहता है फाइन, मैं आपसे वापस मिलूंगा उस हफ्ते। और बेलिन सोचता है सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। और वो उठते हुए कहता है मैं तुम्हें सारी डिटेल्स के साथ एक मैसेज भेज दूंगा। और वो हाथ बढ़ाते हुए कहता है तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मेरा यूज़ करना और मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके मनी का यूज़ करूँगा। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। और बेलिन हंसते हुए कहता है और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सिगरेट को लेकर सीधा ग्रेव में जाऊँगा। और यहीं पर ही हमारी ये एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।